तो साथियों, ये पाली जिला एक दशक से भी ज्यादा समय से दलितों पर अत्याचार के मामले में एक तरह का कत्ल खाना जैसा बना हुआ है। ये वही जिला है जहां पर मोहन मेघवाल को ट्रैक्टर से कुचल करके मार डाला गया। ये वही जिला है जहां पर चुन्नीलाल को अपनी बेटी का नाम बाईसा रखने की वजह से पीट पीट करके मार डाला गया। ये चाकुओं से गोदने वाला जिला, ये ट्रैक्टरों से कुचल कुचल करके मार डालने वाला जिला, ये एक ऐसा जिला जो कत्लगाह के रूप में पूरे देश भर में माना जा रहा है और सामंतवाद और जातिवाद और सामाजिक आतंकवाद और उग्रवाद की एक जन्मभूमि बन गया है जिला। इसलिए इसके खिलाफ आप सब लोगों ने आकर के यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आकर के सड़कों पर उतर करके ये जता दिया है कि अब और पाली जिला किसी भी किस्म के अत्याचार को सहन नहीं करेगा। ये जो जातिवाद के भेड़िए हैं, इन भेड़ियों की आंखों में आंख डाल करके बात करने की अब जरूरत है। अब इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लोकतंत्र और संविधान पाली जिले में नहीं है क्या? अगर पुलिस जो कि रक्षक की भूमिका में होती है, पुलिस के थानों में अगर दलितों पर अत्याचार की योजना बनती है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और पुलिस के लोग उसमें शामिल है, प्रशासन उसमें शामिल है। अगर पाली जिले का प्रशासन और पुलिस दलितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो आज हम यहां से मांग करते हैं कि इस जिले को सेना के हवाले कीजिए और फौज तैनात कीजिए। केवल कश्मीर में और नक्सल इलाकों में फौज की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा आतंकवाद पाली जिले में नजर आ रहा है। और ये केवल एक गेंदड़ी प्रकरण नहीं है और ये आज की बात नहीं है। पूरे 10 सालों से भी ज्यादा समय से देश भर में ये आवाज गूंजती है और हमें शर्म आती है कि हम उस राज्य के निवासी हैं जिस राज्य में पाली है। क्या पाली देश का हिस्सा नहीं है? या लोकतंत्र लागू नहीं है? या संविधान लागू नहीं है? या कौन सा कानून लगता है जो लोगों को इस तरीके से मार डाला जाता है? और क्या गलती की हमारे भाई ने? अगर राजा राम ने मोटरसाइकिल लेकर के गेर खेलते हुए लोगों के बीच से निकल गया तो क्या गलती की? सार्वजनिक रास्तों को रोका क्यों गया? वहां पर गेर खेलने की जरूरत क्या थी? अगर किसी समाज विशेष को गेर खेलनी है और नाचना है, अपने घरों की छतों पर नाचिए, अपने घरों में नाचिए, सड़कों पर नाचने की कोई जरूरत नहीं है। सड़क सार्वजनिक रास्ते और दलितों का जो कानून बना हुआ है, एट्रोसिटी का जो एक्ट बना हुआ है, वो ये कहता है कि किसी भी रास्ते को आप रोक नहीं सकते हैं। दलितों का रास्ता रोकना अपराध है। सबसे पहली बात तो यह थी कि आपने रास्ते को रोका, वो अपराध किया आपने राजा राम को रोका, वो अपराध था। और दूसरा अपराध यह था कि आपने उसको मारपीट किया वहां पर। और तीसरा, पुलिस की मौजूदगी में, ये पुलिस किस किस्म की पुलिस है और ये क्या काम करती है राजस्थान की पुलिस? और पाली के माननीय सुप्रीडेंट पुलिस महोदय, आपकी पुलिस क्या खड़े रह करके दलितों को मरवाने का काम करती है क्या? और इस बात के लिए आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है? किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है? अत्याचार करने वाले भेड़ियों को शर्मिंदगी नहीं है और जो लोग खड़े रह करके अत्याचार करवाते हैं उस पुलिस प्रशासन को शर्मिंदगी नहीं है। ये बेशरम लोगों का, बेशरम प्रशासन का और बेशरम अत्याचार करने वालों का जिला बनता जा रहा है। शर्म कीजिए थोड़ी सी, नहीं तो ये दलित आज जिस संख्या में आए हैं इससे कई गुनी संख्या में आकर के आपके इस पूरे पाली जिले को, ये जिस किस्म की चेतना जग रही है, ये केवल पाली जिला ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए आपने एक संदेश दे दिया है कि दलितों पर अब किसी भी किस्म का अत्याचार कभी नहीं सहा जाएगा। मित्रों, एक बहुत बड़े शायर हुए थे, शायर लुधियानवी। उन्होंने कहा कि न सर छुपा के जिए हम, न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए हम, न मुंह छुपा के जिए, सितम करने वालों की नजर से नजर मिला के जिए। अब अगर एक रात कम जिए तो कम ही सही,
यही बहुत है कि मसाले जला के जिए। ये जो पाली जिले में आज जो मसाल जलाई है, इस मसाल को पूरे राजस्थान में ले जाने का काम करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग, आंदोलन के लोग आए हुए हैं। तो आपका यह आक्रोश केवल आक्रोश नहीं है, ये बहुत बड़ा शिक्षण है, ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। आज यहाँ से जो लोग ट्रेनिंग लेके जाएंगे वो आने वाले दशकों तक समाज का नेतृत्व करेंगे और बोलेंगे। आमतौर पर माना जाता है कि मेघवाल समाज बहुत सभ्य, भोला और चुपचाप सहने वाला समाज है। इस धारणा को बदलने की जरूरत है। सहने वाला समाज नहीं, कहने वाला और पलट करके प्रतिकार करने वाला समाज बनाना पड़ेगा। और किसी भी घटना को सहने की जरूरत नहीं है। छोटी से छोटी घटना की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। छोटी से छोटी बात के लिए हमें सड़कों पर उतरना चाहिए, क्योंकि अब सड़कें ही महफूज बची हैं हमारे लिए। बाकी तमाम जगह तो उन्होंने कब्जा कर ली है, हमारे लिए सड़कें हैं। और ये जो सड़कें बची हुई है, उन सड़कों पर इस तरह का जनसैलाब उमड़ेगा तो आप मान के चलिए कि अत्याचार करने वालों की आत्मा जरूर कांपेगी और वो दोबारा अत्याचार करने से 100 बार सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। जिस समाज ने अन्याय और अत्याचार किया, उस समाज के लोग मिठाई का कारोबार करते हैं, मिठाई का, मीठी चीज का, स्वीट का, और इतना गंभीर और भयंकर और कड़वा काम, दोनों ही कामों में कोई सामंजस्य ही नहीं है, समझ में नहीं आता क्या चीज है। लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप जो कारोबार कर रहे हैं वो यहाँ पर तो आप अत्याचार करते हैं और बाहर आप कारोबार करते हैं। इस देश में 25 करोड़ दलित और आदिवासी हैं। अगर हमारे भाइयों को हमने सूचना दी कि ये जो महाराष्ट्र में दुकान लगाई हुई है, ये जो बेंगलोर में दुकान लगाई हुई है, ये जो चेन्नई में दुकान लगाई हुई है, ये हम पे अत्याचार करते हैं, तो तुम्हारे वहां से ये सारी चीजें उखड़ करके आ जाएगी और तुम वापस अपने गांवों में गोबर काटते नजर आओगे। तो अन्याय और अत्याचार मत करो। हम किसी किस्म का संघर्ष नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमारी छाती पर चढ़ेगा तो हम उनको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, हम उनको जवाब देंगे। गेमड़ी से लेकर के, पाली से लेकर के चेन्नई तक, जहां जहां भी आपकी मौजूदगी है, वहां पर अंबेडकर का नारा लगाने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। इसको भूलना मत। तो ये संदेश भी उनके प्रशासनिक चमचे उन तक पहुंचाएं कि हमारा व्यक्तित्व केवल गैलरी में असुरक्षित है, लेकिन तुम इस देश के किसी कोने में सुरक्षित नहीं हो। ये मैं आज कह करके जा रहा हूं। और भरोसा न हो तो गैलरी हो चाहे डेल्टा मेघवाल के हत्याकांड की बात हो, इन सब चीजों को हम हिंदुस्तान के कोने कोने में ले जाएंगे। कोई जगह बाकी नहीं रखेंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे सभाएं हो, चाहे इनकी मिठाइयों की दुकानें हो, सब जगह पर इस संदेश को ले जाने का काम हम लोग करेंगे। तो आज की आपकी ये जो सभा है, ये छोटी मोटी सभा नहीं है, ये आपने जो ताकत का आज प्रदर्शन किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रदर्शन। मेहरबानी करें। मैं इसलिए मेघवाल समाज की बात कह रहा हूं क्योंकि पश्चिम राजस्थान में जब जब भी संघर्ष का मौका आता है, जहां भी सड़कों पर उतरने का मौका आता है, तो मेघवाल समाज अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। इसलिए मैं उसको धन्यवाद देने की बात कह रहा हूं। मैं कोई एक समाज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि तमाम दलित, आदिवासी और चाहे अल्पसंख्यक, सारे जो पीड़ित और वंचित तबके हैं, उन सबको एकजुट करने का काम हम कर रहे हैं। वो चाहे भले ही एक परिवार ही दूसरे समाज का क्यों नहीं हो, वो हमारे लिए आदरणीय है और हम सबकी एकता उसी से बनती है। लेकिन मेघवाल समाज की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेघवाल समाज ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, और उसकी चर्चा अगर यहाँ पे नहीं हो तो फिर हमारे जो नई पीढ़ी है वो भी नहीं जानती कि हमने इस समाज के लिए और इस देश के लिए क्या किया है। अगर 1857 की गदर की क्रांति के बड़े बड़े इतिहास के पोथे लिखे गए, तो 1859 की जो मेघ समाज की क्रांति हुई, वो विद्रोह हुआ जो पाकिस्तान में जो थार परकार जिला है उसमें,
उस पर क्यों नहीं किसी भी किताब में कोई चीज आती है कि वहां के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। आप कैसे भुला देते हैं कि तमाम पुष्कर के जाकर के जो लोग पवित्र होते हैं उस सरोवर की नींव में मेघवाल समाज का बंदा है। देश भर के पर्यटकों को बुला करके अपने हेरिटेज से जेबें भरने वाला राजस्थान का पर्यटन मंत्रालय ये क्यों नहीं कहता है कि मेहरानगढ़ के किले में राजा राम मेघवाल का परिवार, पिछोला की झील में मन्ना जी मेघवाल का जो बलिदान है उसकी बात क्यों नहीं कहते? हम इसलिए कह रहे हैं कि ये बलिदानी समाज है, सदैव इसने बलिदान किया इस देश के लिए। देश का तिरंगा बुन करके देने वाला सत्यनारायण कोतवाल इस समाज का बंदा था। अरे हमारा चरखा लेकर के तुम्हारा गांधी राष्ट्रपिता बन गया और हम अभी तक। ये वो दलित समाज है जिसने बाबा साहब अंबेडकर पैदा किया, और केवल बाबा साहब नहीं, पाकिस्तान का संविधान लिखने वाले जोग लेकर भी भारत के दलित समाज के व्यक्ति, और नेपाल का संविधान जो अभी लिखा गया इसी साल, वो जो कृष्णा थी वो लड़की दलित समाज की थी। तो हम हिंदुस्तान से लगा करके पाकिस्तान से लगा करके नेपाल तक का संविधान रचते हैं और उस संविधान की पालना तुम नहीं करते हो। तुम उस संविधान के नौकर हो जिनको हमारे पूर्वजों ने लिखा है, और उसको लागू करो। ये संविधान के रचयिताओं के वंशज तुम्हें आदेश देते हैं कि चुपचाप उन संविधान को लागू करो, और लागू नहीं करोगे तो जो विद्रोह होगा उसको तुम रोक नहीं सकते। और आज जिस तरह की चेतना देश भर में है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला को मारने वाले लोगों ने सोचा कि मार डाला, चुप हो गया मामला, लेकिन चुप नहीं हुआ। रोहित वेमुला आज घर घर में है, और हम कहते हैं कि कितने रोहित मारोगे, घर घर से रोहित निकलेगा और तुमसे जवाब पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि हमारे संविधान के हक हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, ये लड़ाई कोई और देश मांगने की लड़ाई नहीं है, कोई और चीज मांगने की लड़ाई नहीं है। एक सामान्य लड़ाई है कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया उस संविधान को लागू करो। इससे बड़ी कोई लड़ाई नहीं है। छोटी सी बात, लेकिन इन मोटी बुद्धि वालों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि बुद्धि थी नहीं, बिना बुद्धि के ही चलाते रहे। और जब हमारे पूर्वज पढ़े लिखे तो उन्होंने इनको ऐसी धूल चटाई कि आज तक हमारे सवालों के ये जवाब नहीं दे सकते, ये जवाब दे भी नहीं सकते हैं। लेकिन मित्रों, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश अब इस देश में चल रही है, और वो साजिश ये है कि अब दलित आर्थिक रूप से सक्षम होने लगे हैं, प्रशासन में जाने लगे हैं, दलित ऊंचे उठ रहे हैं, राजनीति में भी जा रहे हैं। तो इनको किसी न किसी चक्रव्यूह में फंसाओ, और वो चक्रव्यूह क्या है? वो चक्रव्यूह है कि गांव गांव में इन पर अत्याचार करो, ताकि इनकी पूरी ताकत इन अत्याचारों के खिलाफ लगती रहे, और ये वही घूमते रहे और तरक्की की बात नहीं सोच सके। तो हमें इन सारे खतरों के बारे में भी सोचना है, और खतरा केवल गांवों में नहीं है, खतरा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट पर भी है। हैदराबाद से लगा करके गेलरी तक और जेएनयू से लगा करके आईआईटी मद्रास तक, अंबेडकर फूले पेरियार स्टडी सर्किल को रोकने तक सब जगह पर खतरा है। क्योंकि कन्हैया कुमार लाल सलाम और जय भीम बोलता है, वो आपको बर्दाश्त नहीं है। हमें कहते हैं भारत माता का जय का नारा नहीं लगाते हैं। कौन नहीं लगाता भारत माता की जय का नारा? हम सब लोग जिन स्कूलों में पढ़े हैं, हजारों जगह पर भारत माता की जय का नारा लगाते हुए हम आगे गए हैं। लेकिन तुम्हारी भारत माता और हमारी भारत माता में थोड़ा फर्क है। हमारी भारत माता के हाथ में तिरंगा झंडा है और भारत का संविधान है, और तुम्हारी भारत माता भगवा झंडा लेकर के पीछे शेर लेकर के खड़ी है।
आदिवासी किसी माता को मानेंगे नहीं, हम मानेंगे भारत की उस असली माता को। और तमाम भारत की माताओं को प्रणाम, तमाम भारत के पिताओं को प्रणाम, तमाम भारत के जो लोग हैं उनको प्रणाम, यहाँ के मजदूरों और किसानों का प्रणाम, यहाँ के दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की जय, सबकी जय बोलने के लिए हम तो तैयार हैं। लेकिन जो जय बोल रहे हैं उनका तुमने क्या किया? क्या गेनड़ी के लोग जय नहीं बोलते थे? ये क्या किसी विदेश के लोग थे? इनसे तुमने किस चीज का बदला लिया? इनसे तुमने किस चीज का बदला लिया? वो डेल्टा मेघवाल जय नहीं बोलती थी क्या? उस बेटी से तुमने क्या बदला लिया? उसका रेप करके और तुमने पानी में डुबो करके मार डाला। हमारी बहन बेटियों के साथ तुम क्या कर रहे हो? तुम रोहित के साथ क्या कर रहे हो? तुम डेल्टा के साथ क्या कर रहे हो? तुम राजाराम के साथ क्या कर रहे हो? तुम हमारे तमाम लोगों के साथ क्या कर रहे हो? इन सब सवालों को, इन सारे सवालों के जवाब मांगने का वक्त आ गया है। बिना डरे, पूरी हिम्मत के साथ हर चौराहे, हर सड़क और हर गांव में हमें सवाल उठाने हैं और पूछना है कि इतने दिनों की आजादी के बावजूद इस देश में आज भी अन्याय और अत्याचार क्यों है और भेदभाव की स्थिति क्यों है? दोस्तों, पोलियो खत्म करने के लिए अभियान चलाती है सरकार और जातिवाद खत्म करने के लिए कोई अभियान नहीं चलाती है। टीबी का कीटाणु मिट गया, लेकिन जाति का कीटाणु नहीं मिटा, भेदभाव का कीटाणु नहीं मिटा। आज भी छूने से अपवित्र हो जाती है चीजें। अरे हम छूते हैं तुम्हारी कोई भी खाने को, पीने को, और किसी लेबोरेटरी में उसका टेस्ट करके बताओ कि उसमें कौन सा विषाणु पैदा हो गया, कौन सा बैक्टीरिया। कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब तक हम अंदर गुलामी रखेंगे तब तक हमको गुलाम बना के रखेंगे। हमको अपने मन में आजाद हो जाना है। वही आजादी की बात हम कर रहे हैं, वही आजादी का नारा हम लगा रहे हैं कि हम मन से आजाद हो, मानसिकता से आजाद हो, और हम पूरी तरीके से उन तमाम लोगों को जो लोग जितने भी लोगों ने, हाँ, ये जो भारत माता की जय के बहुत नारे लगाते हैं और वंदे मातरम हैं, वो लोग दलित महिलाओं के साथ रेप करने से नहीं चूकते। वो लोग गेनड़ी में महिलाओं के साथ मारपीट करके उनके गहने लूटने से नहीं चूकते। क्या गेनड़ी की बहनें भारत माता की बेटियां नहीं हैं? आपने उनके साथ ऐसा कैसे किया? तो केवल नारे लगाते हैं पार्कों में जाकर के, और शाम को दुकान पर बैठ करके मिलावट करने वाले लोग हमको सिखाते हैं देशभक्ति। देशभक्ति का टेंडर तुम्हारे नाम छूटा हुआ है। ये देश हमारा नहीं है क्या? हमारे पूर्वजों ने इस देश में खून पसीना नहीं बहाया क्या? जितने भी लोग जो मेहनत नहीं करते हैं वो लोग हमको देशभक्ति सिखा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने तो नरेगा से लेकर अकाल राहत तक, खेतों से लेकर खलिहान तक हर जगह पर मेहनत करने वाले लोग, तो मेहनत कश लोग तो हमारे ही हैं। हमारे लोग ही तो बनाते हैं कपड़े, हमारे लोग ही तो बनाते हैं हल, हसिया, हथौड़ा, हमारे लोग ही तो बनाते हैं जूते। तुम क्या बनाना जानते हो? तुम तो बेचना जानते हो। इस देश को भी तुमने बेच दिया कहीं कहीं बार। अभी कह रहे हैं कि हमारे राजनेता नहीं बोलते हैं अत्याचार होता तब, और ये सही बात है। आपके पड़ोसी नागौर जिले में डांगावास से गांव, डांगावास में 5 दलितों को कुचल करके मार डाला। एक बहन चंद्रकांता मेघवाल, एक विधायक भवानी मंडी की, वहां पहुंची, रामगंज मंडी की। उसके अलावा 34 विधायक एससी के, एक भी विधायक ने मुंह नहीं खोला। ये क्या करते हैं? ये हमारे प्रतिनिधि नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक आरक्षण से एमएलए और एमपी बन करके जाते हैं, वो केवल राशन कार्ड और आधार कार्ड में हमारी जाति और हमारे समाज के हैं, उसके अलावा हमारे समाज के नहीं है। और इनको जवाब देने का सबसे बढ़िया मौका है कि किसी भी सामाजिक आयोजन में इनको मत बुलाओ। न किसी अम्बेडकर जयंती में बुलाने की जरूरत है, न रामदेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाने की जरूरत है, न किसी सामूहिक विवाह में बुलाने की जरूरत नहीं है। इन
परजीवी लोगों को अपनी मौत मरने के लिए एक तरफ छोड़ दीजिए, ये खत्म हो जाए। और या फिर बोलेंगे हमारे पक्ष में, अगर हमारे लोग हैं तो हमारे लोगों को हमारे पक्ष में बोलना चाहिए। अरे तुम 5 साल बन गए और नहीं बनोगे, और क्या होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और बन के भी तुम क्या निहाल कर रहे हो हमको, अगर चुप रहते हो तो ऐसे लोगों को राजनीतिक आरक्षण से जो फायदा उठा करके गए हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम अपनी प्रतिभा से बने हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम अपनी पढ़ाई से बने हैं, लेकिन नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से बने हुए लोग हैं। कोई सरकारी नौकरी में जो गया है वो ये ना सोचे कि वो अपनी प्रतिभा से गया है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानी से बने हैं। तो जो लोग बाबा साहब की मेहरबानी से बनते हैं, उन तमाम लोगों को बाबा साहब की मेहरबानी का कर्ज चुकाना चाहिए। और अगर कर्ज नहीं चुकाते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, पे बैक टू सोसाइटी। उन्होंने कहा समाज को वापस देना। हम सब किसान हैं, किसान अगर खाद नहीं डाले खेत में हर दूसरे साल तो वो जमीन भी उर्वरक नहीं रहती है, ऊसर हो जाती है। तो इन तमाम राजनीतिक लोगों ने समाज को ऊसर कर दिया है, तो इन लोगों को जवाब देने की भी हमें जरूरत है। और बाकी लोग, अन्य समुदायों के लोग जो अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, उनको मान सम्मान और मतदान करना आज से बंद कर दिए। जो हम पर चोट करेगा उसको वोट की चोट देनी है। वार्ड पंच से लगा करके सांसद तक के चुनाव में उन समुदायों से जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको वोट नहीं देना है। क्या ये संकल्प हम कर सकते हैं? तो हाथ उठाइए दोनों और जय भीम का नारा लगाइए। तो हम देश भर में ये कहेंगे कि गेंगड़ी प्रकरण के बाद पानी में इकट्ठा हुए हजारों की संख्या में दलितों ने यह फैसला किया है कि अन्याय अत्याचार करने वालों को आज से वोट नहीं देंगे। दूसरी चीज, कानून कहता है कि जिन इलाकों में अत्याचार और अन्याय होता है उन इलाकों को अत्याचार परक क्षेत्र, एट्रोसिटी प्रोन एरिया घोषित करना चाहिए। और पाली जिले में निरंतर अत्याचार हो रहा है, तो क्या हम ये मांग उठाए कि पूरे पाली जिले को अत्याचार प्रभावित जिला घोषित किया जाए? और अगर आपकी प्रशासन नहीं संभाल सकता है तो पहले भी मैंने कहा कि आप फौज के हवाले कीजिए इस जिले को, ताकि फौज संभालेगी इसको। और फिर नहीं संभालते हो तो फिर ये जो भीम सैनिक बैठे हैं, ये भीम की सेना संभालेगी इसको, क्योंकि हमारे बाप का बनाया हुआ संविधान हम खत्म नहीं होने देंगे, उसकी रक्षा करेंगे। और एक आखिरी बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि जो लोग आधे आधे कपड़े पहन करके कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, पहले तो पूरे कपड़े पहनो। अरे सभ्यता से रहो इस देश में, बहन बेटियां रहती है इस देश में, ऐसे कैसे घूमते हो तुम? और ऊपर से कह रहे हो कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण तुम्हारे देश की बपौती, ये तुम्हारे बाप की बपौती है, तुमने खैरात में दे रखा है हमको। इस देश की रक्षा में, इस देश की सुरक्षा में, इस देश की तरक्की में हमारे लोगों ने भी खून पसीना बहाया है। और 1932 का वो समझौता, पूना पैक्ट, पूना की जेल में महात्मा गांधी जब ये कहने लगे कि भाई मैं किसी भी कीमत पर दलितों को 2 वोट का अधिकार नहीं देने दूंगा, तब जो समझौता हुआ उसमें आरक्षण मिला है हमको। हमने 2 वोट देने का अधिकार छोड़ा और आरक्षण लिया। तो ये तो गिव एंड टेक का मामला है, या कोई खैरात का मामला नहीं है। हमने लड़ाई लड़के लिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़के लिया है। उस आरक्षण को हम ऐसे जाने नहीं देंगे। और आरक्षण की पूरी बहस में जो लोग कहते हैं कि प्रतिभा की बात है, वो प्रतिभा प्रतिभा कुछ नहीं है दोस्तों, ये केवल याद रखने की क्षमता की बात है। कोई बच्चा पूरी की पूरी रामायण याद रख लेता है, कोई कुरान याद कर लेता है, कोई कुछ और याद कर लेता है, और उसको 99%
अंक मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे प्रतिभाशाली है, उससे जो कम अंक प्राप्त करते हैं वो भी प्रतिभाशाली है, लेकिन अलग तरीके से प्रतिभाशाली है। हमारे बच्चे खेतों में मेहनत करके, जानवर चरा करके और फिर स्कूलों में पहुंचते हैं और उसके बावजूद भी नंबर लाते हैं। क्या वो कम प्रतिभाशाली? हमारे बच्चे हल चला सकते हैं, हमारे बच्चे तरह तरह के आइटम बना सकते हैं। इनके बच्चों को अगर हमारे बच्चों जैसी स्थिति में रहना पड़े तो ये मर जाएंगे, ये जी नहीं सकते। ये एसी में, घरों में एसी, जिस गाड़ी में जाते हैं उसमें एसी, जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें एसी, जिस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उसमें एसी, वैसे तो जीते हैं ये, इनका जीव वैसे एसी में चलता है। हमारे बच्चे 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में खुलेआम सारी चीजें करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जब शहरों में जाते हैं तो उनको कमरे नहीं मिलते हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, नदियां तैर करके पढ़ते हैं, पहाड़ लांग करके पढ़ते हैं। ऐसे बच्चों को तुम कहते हो कि ये प्रतिभाशाली बच्चे नहीं है। अरे प्रतिभाशाली बच्चे नहीं थे तो तुम्हारे तमाम प्रतिभाशाली इस देश का संविधान लिख देते, फिर बाबा साहब की क्या जरूरत थी? 1950 से पहले प्रतिभाशाली लोग थे हमारे पास, आज नहीं है। ये कैसी बात हो गई है? तो ये प्रतिभा की पूरी बहस झूठी बहस है, अंकों की पूरी बहस झूठी बहस है। इससे घबराने जो भारत माता की जय के बहुत नारे लगाते हैं और वंदे मातरम हैं, वो लोग दलित महिलाओं के साथ रेप करने से नहीं चूकते। वो लोग गेनड़ी में महिलाओं के साथ मारपीट करके उनके गहने लूटने से नहीं चूकते। क्या गेनड़ी की बहनें भारत माता की बेटियां नहीं हैं? आपने उनके साथ ऐसा कैसे किया? तो केवल नारे लगाते हैं पार्कों में जाकर के, और शाम को दुकान पर बैठ करके मिलावट करने वाले लोग हमको सिखाते हैं देशभक्ति। देशभक्ति का टेंडर तुम्हारे नाम छूटा हुआ है, ये देश हमारा नहीं है क्या? हमारे पूर्वजों ने इस देश में खून पसीना नहीं बहाया क्या? जितने भी लोग जो मेहनत नहीं करते हैं वो लोग हमको देशभक्ति सिखा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने तो नरेगा से लेकर अकाल रात तक, खेतों से लेकर खलिहान तक हर जगह पर मेहनत करने वाले लोग, तो मेहनत कश लोग तो हमारे ही हैं। हमारे लोग ही तो बनाते हैं कपड़े, हमारे लोग ही तो बनाते हैं हल, हसिया, हथौड़ा, हमारे लोग ही तो बनाते हैं जूते। तुम क्या बनाना जानते हो? तुम तो बेचना जानते हो। इस देश को भी तुमने बेच दिया कहीं कहीं। भाई सारे लोग अभी कह रहे हैं कि हमारे राजनेता नहीं बोलते हैं, अत्याचार होता तब, और ये सही बात है। आपके पड़ोसी नागौर जिले में डांगावास से गांव, डांगावास में 5 दलितों को कुचल करके मार डाला। एक बहन चंद्रकांता मेघवाल, एक विधायक भवानी मंडी की, वहां पहुंची रामगंज मंडी की। उसके अलावा 34 विधायक एससी के, एक भी विधायक ने मुंह नहीं खोला। ये क्या करते हैं? ये हमारे प्रतिनिधि नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक आरक्षण से एमएलए और एमपी बनकर के जाते हैं वो केवल राशन कार्ड और आधार कार्ड में हमारी जाति और हमारे समाज के हैं, उसके अलावा हमारे समाज के नहीं है। और इनको जवाब देने का सबसे बढ़िया मौका है कि किसी भी सामाजिक आयोजन में इनको मत बुलाओ। न किसी अम्बेडकर जयंती में बुलाने की जरूरत है, न रामदेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाने की जरूरत है, न किसी सामूहिक विवाह में बुलाने की जरूरत नहीं है। इन परजीवी लोगों को अपनी मौत मरने के लिए एक तरफ छोड़ दीजिए, ये खत्म हो जाए। और या फिर बोलेंगे हमारे पक्ष में, अगर हमारे लोग हैं तो हमारे लोगों को हमारे पक्ष में बोलना चाहिए। अरे तुम 5 साल बन गए और नहीं बनोगे, और क्या होगा? इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और बन के भी तुम क्या निहाल कर रहे हो हमको, अगर चुप रहते हो तो ऐसे लोगों को राजनीतिक आरक्षण से जो फायदा उठा करके गए हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम अपनी प्रतिभा से बने हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम अपनी पढ़ाई से बने हैं, लेकिन नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से बने हुए लोग हैं। कोई सरकारी नौकरी में जो गया है वो ये ना सोचे कि वो अपनी प्रतिभा से गया है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानी से बने हैं। तो जो लोग बाबा साहब की मेहरबानी से बनते हैं उन तमाम लोगों को बाबा साहब की मेहरबानी का कर्ज चुकाना चाहिए। और अगर कर्ज नहीं चुकाते हैं
तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? पे बैक टू सोसाइटी। उन्होंने कहा समाज को वापस देना। हम सब किसान हैं, किसान अगर खाद नहीं डाले खेत में हर दूसरे साल तो वो जमीन भी उर्वरक नहीं रहती है, ऊसर हो जाती है। तो इन तमाम राजनीतिक लोगों ने समाज को ऊसर कर दिया है, तो इन लोगों को जवाब देने की भी हमें जरूरत है। और बाकी लोग, अन्य समुदायों के लोग जो अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, उनको मान सम्मान और मतदान करना आज से बंद करिए। ये निर्णय जो हम पर चोट करेगा उसको वोट की चोट देनी है। वार्ड पंच से लगा करके सांसद तक के चुनाव में उन समुदायों से जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको वोट नहीं देना है। क्या ये संकल्प हम कर सकते हैं? तो हाथ उठाइए दोनों और जय भीम का नारा लगाइए। तो हम देश भर में ये कहेंगे कि गैंगड़ी प्रकरण के बाद पाली में इकट्ठा हुए हजारों की संख्या में दलितों ने यह फैसला किया है कि अन्याय अत्याचार करने वालों को आज से वोट नहीं देंगे। दूसरी चीज, कानून कहता है कि जिन इलाकों में अत्याचार और अन्याय होता है उन इलाकों को अत्याचार परक क्षेत्र, एट्रोसिटी प्रोन एरिया घोषित करना चाहिए। और पाली जिले में निरंतर अत्याचार हो रहा है, तो क्या हम ये मांग उठाए कि पूरे पाली जिले को अत्याचार प्रभावित जिला घोषित किया जाए? और अगर आपकी प्रशासन नहीं संभाल सकता है तो पहले भी मैंने कहा कि आप फौज के हवाले कीजिए इस जिले को, ताकि फौज संभालेगी इसको। और फिर नहीं संभालते हो तो फिर ये जो भीम सैनिक बैठे हैं, ये भीम की सेना संभालेगी इसको, क्योंकि हमारे बाप का बनाया हुआ संविधान हम खत्म नहीं होने देंगे, उसकी रक्षा करेंगे। और एक आखिरी बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि जो लोग आधे आधे कपड़े पहन करके कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, पहले तो पूरे कपड़े पहनो। अरे सभ्यता से रहो इस देश में, बहन बेटियां रहती है इस देश में, ऐसे कैसे घूमते हो तुम? और ऊपर से कह रहे हो कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण तुम्हारे देश की बपौती, ये तुम्हारे बाप की बपौती है, तुमने खैरात में दे रखा है इनको। इस देश की रक्षा में, इस देश की सुरक्षा में, इस देश की तरक्की में हमारे लोगों ने भी खून पसीना बहाया है। और 1932 का वो समझौता, पूना पैक्ट, पूना की जेल में महात्मा गांधी जब ये कहने लगे कि भाई मैं किसी भी कीमत पर दलितों को 2 वोट का अधिकार नहीं देने दूंगा, तब जो समझौता हुआ उसमें आरक्षण मिला है हमको। हमने 2 वोट देने का अधिकार छोड़ा और आरक्षण लिया। तो ये तो गिव एंड टेक का मामला है, या कोई खैरात का मामला नहीं है। हमने लड़ाई लड़के लिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़के लिया है। उस आरक्षण को हम ऐसे जाने नहीं देंगे। और आरक्षण की पूरी बहस में जो लोग कहते हैं कि प्रतिभा की बात है, वो प्रतिभा प्रतिभा कुछ नहीं है दोस्तों, ये केवल याद रखने की क्षमता की बात है। कोई बच्चा पूरी की पूरी रामायण याद रख लेता है, कोई कुरान याद कर लेता है, कोई कुछ और याद कर लेता है और उसको 99% अंक मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे प्रतिभाशाली है, उससे जो कम अंक प्राप्त करते हैं वो भी प्रतिभाशाली है, लेकिन अलग तरीके से प्रतिभाशाली है। हमारे बच्चे खेतों में मेहनत करके, जानवर चरा करके और फिर स्कूलों में पहुंचते हैं और उसके बावजूद भी नंबर लाते हैं, क्या वो कम प्रतिभाशाली? हमारे बच्चे हल चला सकते हैं, हमारे बच्चे तरह तरह के आइटम बना सकते हैं। इनके बच्चों को अगर हमारे बच्चों जैसी स्थिति में रहना पड़े तो ये मर जाएंगे, ये जी नहीं सकते। ये एसी में, घरों में एसी, जिस गाड़ी में जाते हैं उसमें एसी, जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें एसी, जिस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उसमें एसी, वैसे तो जीते हैं ये, इनका जीव वैसे एसी में चलता है। हमारे बच्चे 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में खुलेआम सारी चीजें करते हैं, पढ़ाई करते हैं।
जब शहरों में जाते हैं तो उनको कमरे नहीं मिलते हैं। बहुत विपरीत परिस्थितियों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, नदियां तैर करके पढ़ते हैं, पहाड़ लांग करके पढ़ते हैं। ऐसे बच्चों को तुम कहते हो कि ये प्रतिभाशाली बच्चे नहीं है। अरे प्रतिभाशाली बच्चे नहीं थे तो तुम्हारे तमाम प्रतिभाशाली इस देश का संविधान लिख देते, फिर बाबा साहब की क्या जरूरत थी। 1950 से पहले प्रतिभाशाली लोग थे, हमारे पास आज नहीं है। ये कैसी बात हो गई? तो ये प्रतिभा की पूरी बहस झूठी बहस है, अंकों की पूरी बहस झूठी बहस है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी आरक्षण की तरफ अंगुली उठाए उसको जवाब देने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने इस देश के अलावा कोई देश नहीं मांगा। हमने इस देश से कभी भी गद्दारी नहीं की। हम वास्तविक रूप से भारत माता की सच्ची संतानें हैं। हमने मेहनत की और ये गद्दार लोग पता नहीं किस किस को यह देश बांटा, इन्होंने किस किस को देश बेचा। वो सब लोग अगर आरक्षण पर सवाल उठाते हैं तो उन सारे सवालों का जवाब देने की जरूरत है। और किसी भी कीमत पे अन्याय और अत्याचार को और भेदभाव को सहन नहीं करना है। हमें यह तय करना है कि ये 2020 से पहले खत्म होनी चाहिए अन्याय और अत्याचार की कहानियां। आइंदा हम नहीं सुनना चाहते हैं। और जहां भी अन्याय और अत्याचार हो सब जगह पर हमको इसी तरीके से इसी तादाद में आकर के अपनी बात करनी है। मुझे कई दिनों से गले में संक्रमण हो गया और डॉक्टर ने कहा बोलना नहीं है, लेकिन मैंने कहा अब नहीं बोले तो फिर कब बोलेंगे, बोलना पड़ेगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत और जय भीम जी। तो ऐसे लोग जो, मैं ये गालियां नहीं कहूंगा, लेकिन जो व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर गालियां दे रहे हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि अब दलित समाज तो फेस टू फेस तैयारी में है। अरे तुम क्या फेसबुक पर, क्या व्हाट्सएप पर और क्या वर्चुअल मीडिया में और सोशल मीडिया में गालियां देते हो? हम तो एक्चुअल में लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे लोगों को माफ करने की जरूरत नहीं है। मैं आयोजकों से कहना चाहता हूं कि इसमें साइबर एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट, तमाम एक्टों में केस दर्ज करवाइए, या जो भी है उसके खिलाफ। और ऐसी गालियां ढंगावास में भी लिखी थी दो लोगों ने, उनको भी जवाब दिया गया और उनको भी जेल हुई। ये लोग भी जेल जाएंगे, मैं आज आपको कहना चाहता हूं। तो घटनाओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है। कानाराम जी कह रहे हैं कि सुगालिया में भी घटना हो गई है। घटनाएं हर दिन हो रही है, हर क्षण हो रही है। इस देश में अन्याय और अत्याचार कहीं थम नहीं रहा है, लेकिन इसके खिलाफ लड़ते रहना है, सदियों तक लड़ते रहना है। हमारे पूर्वजों ने देवासुर संग्राम में लड़ाई लड़ी, देवासुर संग्राम से लगा करके पाली में आज तक लड़ाई जारी है। 5000 साल का संघर्ष है और 5000 साल और संघर्ष हम कर सकते हैं। हम हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। हम